जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए आज हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ जेपीएससी के मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2019 में, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ समझेंगे कि मेंस जो होता है वो टोटल कितने पेपर्स का एग्ज़ाम होता है और एक एक करके सारे पेपर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम मुख्य रूप से जो बात करेंगे वो पेपर 1 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस का, वो क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि पेपर 1 में जो सिलेबस है वो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, यानी कह सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश ये दोनों का कॉमन पेपर होता है, जो कि ये कह सकते हैं कि सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर होता है यानी इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। इसका मार्क्स जो होता है वो मेन एग्जाम का जो मेरिट बनता है उसमें कह सकते हैं कि इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। याद रखिएगा, ये इसमें टोटल मार्क्स जो होता है वो कितना होता है, तो 100 अंक जो होता है वो टोटल मार्क्स होता है और इसमें प्रश्नों की संख्या कह सकते हैं कि और टाइम जो होता है वो 3 घंटे का समय होता है आपके पास। तो याद रखिएगा, सिक्स्थ जेपीएससी का मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम्स का 2019 जो 2019 में एग्जाम्स हुआ था, हालांकि ये पीटी इसका 2016 में हुआ था, लेकिन मेंस में कह सकते हैं कि लेने में ये 3 साल का समय लगा था और 2019 में इसका मेंस हुआ था। मेंस में जो क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा गया था वो कह सकते हैं कि 100 अंकों का, सबसे पहले 100 अंकों का ये पेपर 1 होता है, जिसमें 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का अंग्रेजी होता है। दो पेपर यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी करके इस तरह से 2 खंडों में अलग अलग प्रश्न होते हैं। सबसे पहले इसके कुछ इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं, जो भी निर्देश दिया गया है कि कैसे कैसे प्रश्न होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ कि पूर्णांक 100 में यानी टोटल मार्क्स 100 में से हिंदी भाग का कुल 50 है और अंग्रेजी भाग के 50 अंक है। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों का आंसर आपको करना है। प्रश्नों के मान उपांत पर निर्दिष्ट है। अब कह सकते हैं कि ये अलग अलग मार्क्स के बेसिस पर ये डिसाइड किया गया है। हिंदी के प्रश्नों के उत्तर हिंदी यानी देवनागरी लिपि में और अंग्रेजों कह सकते हैं कि अंग्रेजी के प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में लिखिए, या तो कह सकते हैं कि इसके जो रोमन लिपि होते हैं इसमें आप रोमन लिपि में लिख सकते हैं, जबकि हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे। तो ये दोनों चीज़ कह सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो भी आपको पालन करना है। जिन प्रश्नों के लिए अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है वहाँ उसका अनुपालन करना है। यानी कह सकते हैं कि जहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि 400 शब्दों में लिखना है तो वहाँ पे आपको क्या है कि शब्दों का पालन करना है, यानी 400 शब्दों के से कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 400 शब्दों के आसपास होने चाहिए आपके। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में कह सकते हैं कि सटीक उत्तर दें, यानी ऐसा नहीं कि आपको कॉपी नहीं भरना है, जो कह सकते हैं कि एक सटीक आंसर हो सकता है वो आंसर आपको करना है। चलिए एक एक करके हम प्रश्न देखते हैं कि किस तरह का ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहला जो कह सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या में अगर प्रश्न संख्या 1 में देखें तो इसमें क्या है कि कुछ निबंध दिया हुआ है, जो कि कहता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखना है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लगभग 5 आपको निबंध दिया हुआ है, इनमें से एक कह सकते हैं कि कोई एक आपको छांट करके लिखना है। जैसे सबसे पहला इसमें लिया है आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में आप एक निबंध आपको बताना है जो लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। दूसरा है भारत पाक संबंध, यानी कह सकते हैं कि 2019 के समय में देखेंगे या तो कभी भी देखा जाए, अभी भी वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो भारत पाक संबंध कह सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर कहीं अभी भारत पाक संबंध अगर कहीं 2019 में पूछा है तो हो सकता है कि अभी अगर आपसे सवाल पूछे तो भारत और चीन के सीमा संबंधी या तो फिर कह सकते हैं कि संबंधों के बारे में पूछा जा सकता है। भारत और चीन के संबंधों के बारे में पूछा जा सकता है, या तो फिर कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन के कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन के आपको कह सकते हैं कि पूछा जा सकता है। अमेरिका और चीन के संबंधों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान ना हो करके भारत और चीन के संबंधों के बारे में पूछा जा सकता है, या तो फिर कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन के बारे में आपसे संबंधों में पूछ ले, अमेरिका और चीन के संबंधों के बारे में पूछ ले। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी संबंध आपको कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। इस पर भी आप जो भी कह सकते हैं कि लिख सकते हैं, उनके बारे में निबंध के बारे में आपको लिखना है। साथ ही साथ तीसरा जो है वो है भारतीय समाज में दहेज उन्मूलन के उपाय। इसके बारे में आपको
यथासंभव जो भी कह सकते हैं कि 400 शब्दों में निबंध अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। चौथा जो है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यानी कह सकते हैं कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आपको इस तरह से निबंध लिखना है कि यदि मैं अगर भारत का प्रधानमंत्री होता तो क्या क्या करते, या तो कैसे कोई स्टेप लेते तो वो कैसे कार्य करते, और सारे कार्यों का निर्वहन हम किस प्रकार से करते। उन सभी बातों को आपको दर्शाना था यहाँ पे कि हम कैसे कैसे लिखेंगे। और अगला जो दिया हुआ है, पांचवा जो निबंध पूछा है वो है झारखंड राज्य के 16 वर्ष, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 2016 का फॉर्म था, जिसके कारण से 16 वर्षों का जो झारखंड का इतिहास रहा है, या तो कह सकते हैं कि जो भी गति हुआ है 16 वर्षों में, जो बदलाव हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना था कि झारखंड के अगर 16 वर्षों को अगर हम गिनाएं या तो देखें, अगर कि एक नज़र डालें तो किस तरह से ये आगे बढ़ा है और कैसे कैसे इसका जो हुआ है वो विस्तार हुआ है, उनके बारे में आपको लिखना था। तो ये 5 में से कोई एक आपको लिखना था, ये 5 में से कोई एक का आंसर आपको टिक करना था, और ये 5 में से कोई एक पर निबंध कह सकते हैं कि आपको लिखना था, जो कि लगभग 400 शब्दों में लिखना था। अगला अगर बात करें तो अगला जो प्रश्न था वो कह सकते हैं कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया संधि और समास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले तो बताना कि संधि आखिर में होता क्या है। तो हम जानते हैं कि संधि का अर्थ ही होता है ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग होता है संधि का। अगर इंग्लिश में देखें तो इसका मीनिंग होता है ज्वाइनिंग, यानी कह सकते हैं कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। संधि में हम जानते हैं कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण, यानी पहले वर्ण जो होता है उसी में कह सकते हैं कि कोई भी मेल होता है। जैसे अगर हम मान ले कोई एग्जाम्पल अगर ले, तो हम जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय। अब ये मिला करके क्या बनता है, देवालय बनता है, देवालय बनता है। हम जानते हैं कि ये जोड़ करके क्या बनता है, तो देवालय बनता है। अब देख सकते हैं कि वह पहले शब्द के अंतिम, कह सकते हैं कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण वहाँ पे वह है, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण अगर देखा जाए तो या है। तो ये दोनों को मिला करके क्या बना, वा बना। तो यही कह सकते हैं कि जब भी संधि में कोई दो शब्दों को मिला करके जब एक शब्द कह सकते हैं कि शब्द का निर्माण करते हैं, तो वैसे में क्या होता है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में कह सकते हैं कि परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। उसके बाद दोनों शब्दों को मिला करके जो शब्द बनता है, यानी ज्वाइन करके जो शब्द एक हम कॉमन शब्द जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पे संधि तो हम समझ गए। दूसरा हम समझते हैं, या तो फिर दूसरा कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वीर जोड़ अंगना। वीर जोड़ अंगना अगर बात करेंगे, जैसे एक हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, वीर जोड़ अंगना, तो इसका अर्थ होता है वीर योग अंगना। तो इसका अगर हम जोड़ करके निकालेंगे तो इसका अर्थ होता है वीरांगना। तो वीरांगना में फिर देख सकते हैं कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण र है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण जो है वो अ है। तो र और अ दोनों को मिला करके क्या बना, रा बना, और ऊपर में बिंदु है, ऊपर में न का प्रयोग हुआ, आधा न का प्रयोग हुआ है, तो यानी वीरांगना ये हुआ। तो इस तरह से हम क्या है कि संधि को समझ सकते हैं। अब इसी में दूसरा समझना है कि समास, इसी में दूसरा समझना है आपको समास होता क्या है। तो समास को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। समास को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब समास का अर्थ होता है सबसे पहले तो सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, और आस का अर्थ होता है कथन या शब्द। तो हम जानते हैं कि संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम समास कहते हैं। मुख्य रूप से हम जानते हैं कि समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के हम समास जो वो जनरली देखने को मिलता है। वो कौन कौन से समास है, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये कह सकते हैं कि कुल 6 प्रकार के समास होते हैं, और 6 समास का अगर उदाहरण हम देखेंगे तो अलग अलग टाइप्स के उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। सभी के एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो सभी का एग्जाम्पल जो वो 6 जो भी 6 समास है, ये 6 समास का कह सकते हैं कि उदाहरण जो वो अलग अलग टाइप से बनता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जैसे हमने एक शब्द लिखा, एक कह सकते हैं कि पूरा अर्थ अगर हम पूरा लिखे जोड़ करके कि गगन को चूमने वाला, तो गगन को चूमने वाला जिसका अर्थ होता है गगनचुंबी,
यानी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिल करके जब एक सार्थक शब्द बनता है, जैसे गगन को चूमने वाला, इसे हम क्या कहते हैं, गगनचुंबी कहते हैं। तो ये सभी शब्दों को मिला करके और एक सार्थक शब्द हमने बनाया, वो से हम क्या कहते हैं, गगनचुंबी कहते हैं। जैसे पहले हमने लिखा कि गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, इसे हम क्या कहते हैं, गगनचुंबी कहते हैं। तो इसे हम यहाँ से क्या है कि यहाँ से एक सार्थक शब्द बना, वो बना गगनचुंबी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक सार्थक शब्द बना गगनचुंबी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसको समास। फिर दूसरा शब्द है जैसे धन से हीन, धन से हीन होता है उसे हम धनहीन कहते हैं। जो धन से हीन है उसे हम क्या कहेंगे, धनहीन कहेंगे। तो यहाँ से क्या है कि कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक सार्थक शब्द तैयार होता है, इसे हम मान सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, धनहीन कहेंगे। उसी तरह से कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल ले, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, जिसका अर्थ होता है लंबोदर, जो कि कह सकते हैं कि गणेश को, ये गणेश जी को दिखाता है, जिसका अर्थ होता है गणेश, यानी लंबा है उदर जिसका, तो उसे हम क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं। यानी कई सारे शब्दों को मिला करके एक सार्थक शब्द तैयार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो पहले ये दोनों में अंतर समझें कि संधि हमने क्या देखा कि दो छोटे शब्दों को मिला करके एक ज्वाइन शब्द हम तैयार किए, तो उसको हमने संधि कहा। और समास क्या कि ये अलग अलग छोटे छोटे शब्दों को मिला करके एक सार्थक शब्द बनाया। यानी कह सकते कि ये जस्ट एक दूसरे के उल्टा एक माना जा सकता है। तो इस तरह से कह सकते कि इसका आपको बताना था, दोनों का जो भी कह सकते कि डिफिनेशन होता वो डिफिनेशन लिखना था, साथ ही साथ इसका उदाहरण देते हुए ये दोनों में बताना था कि ये दोनों में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया कि कारक किसे कहते हैं और इनके भेदों का उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले आपको तो बताना था कि कारक होता क्या है। तो कारक अगर बात करें तो जिसको हम केस कहते हैं, कारक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, केस। अब इसे कारक हम समझते हैं कि कारक आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता, जैसे कि अगर माने तो क्रिया से जो संबंध होता है, कह सकते कि संज्ञा या सर्वनाम के का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिखा कि राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पे सभी शब्दों को आप पूरा समझे। सबसे पहले यहाँ ने शब्द आ रहा है, एक यहाँ पे कह सकते हैं कि कारक हमको देखने को मिल रहा है, दूसरा है को, एक है को, और तीसरा फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं से। तो हम जानते हैं यहाँ पे कर्ता कौन है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे समझना कि इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्ता कौन हुआ, तो कर्ता अगर कारक पूछे तो यहाँ पे ने हुआ, यानी राम ने। अब यहाँ पे संप्रदान एक कारक, यहाँ पे संप्रदान कारक है, यानी किसको, तो रावण को मारा, यानी संप्रदान कारक यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। फिर अगला है वान से मारा, यानी अपादान कारक, यहाँ पे से जो है ये अपादान कारक है। तो ये कह सकते हैं कि ये कारक के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं। ये सभी कारक के बारे में आप समझ सकते हैं कि ये सभी कारक के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो कि कह सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को, ये सभी जो है वो लिखा जाता है। कारक के बारे में हम सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, तो ये कारक को हम सभी चीज़ समझ सकते हैं। जैसे कर्ता में अगर हम बात करें तो कर्ता अगर जैसे हम लिखते हैं कि कर्ता, तो यहाँ पे जो है वो ने शब्द का प्रयोग होता है, ने शब्द का प्रयोग होता है। कर्म अगर बात करें, यानी कर्म किस पे हो रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे एक है करण कारक, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे से शब्द का प्रयोग होता है, या तो फिर कह सकते हैं कि के द्वारा, से या तो फिर के द्वारा यहाँ पे प्रयोग होता है। फिर उसी तरह से आगे अगर बात करें तो संप्रदान कारक आता है, आगे संप्रदान कारक आता है। अगला जो होता है वो संप्रदान कारक होता है, अगला जो होता है वो संप्रदान कारक होता है। इसमें मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है वो को, के लिए, ए, आए, ये सभी का प्रयोग होता है। अपादान में आप याद रखेंगे से जो होता है वो अपादान कारक का भाग है, अपादान कारक का भाग है। उसी तरह से संबंध अगर बात करें तो संबंध कारक में का, की, रे, रा, रे, री, ना, नी, ने, ये सभी जो वो
संबंध कारक में आता है। वहीं अधिकरण कारक में अगर बात करें तो में और पर, में या तो फिर पर। उसी तरह से संबोधन कारक में अगर हम लिखते हैं, जैसे संबोधन कारक में हम लिखते हैं ए लिखते हैं, फिर उसी तरह से हे लिखते हैं, हे राम जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कि एक संबोधन का जैसा हमको सुनाई देता है। अरे, अचानक से हम अगर बोलते हैं अरे, तो यहाँ पे क्या कि ये संबोधन कारक है। जो या तो ओ, ये सभी जो है वो कह सकते हैं कि एक संबोधन कारक है। तो ये कारक के कई सारे प्रकार हैं जो कि अलग अलग टाइप्स से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि कारक का आपको डिफिनेशन लिखना था, या तो कह सकते हैं कि सबसे पहले कारक होता क्या है, किसे कहते हैं, वो चीज़ बताना था आपको, और साथ ही साथ इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं या तो जो इनके भेद हैं उन्हीं के बारे में आपको बताना था। अगला जो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है। अगला जो पूछा गया है यानी क्रिया विशेषण के बारे में पूछा गया है। अगला जो पूछा गया है वो क्रिया विशेषण के बारे में पूछा गया है, जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब इसे हम कहते हैं। एडवर्ब के बारे में पूछा गया था कि आखिर में क्रिया विशेषण कहते किसे हैं और इससे क्या तात्पर्य है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आपको पूछा गया था। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिया विशेषण या एडवर्ब होता क्या है। तो कहता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहा जाता है, या तो उसे हम क्रिया विशेषण कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, अब विशेषता कह सकते हैं कि कई आधार पर होता है। इनके कई सारे अलग अलग उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले स्थानवाचक, स्थान के आधार पर हम ले सकते हैं। जैसे स्थान में अगर बात करें तो स्थिति और दिशा दो आधार पर हो सकता है। अगर हम बात करें, अगर विशेषता बताएंगे तो स्थानवाचक में हम दो विशेषता बता सकते हैं। जैसे स्थानवाचक में अगर हम बात करें, स्थानवाचक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर इसको हम दो टाइप से बता सकते हैं। पहला तो एक स्थिति के आधार पर, पहला एक स्थिति के आधार पर, और दूसरा क्या है, दूसरा हम दिशा के आधार पर बता सकते हैं। जैसे तुम दाएं मुड़ोगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दिशा का प्रयोग किया। हम बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ की स्थिति हम बता रहे हैं और कुछ में क्या है कि हम दिशा की बात कर रहे हैं। जैसे स्थिति में अगर बात करें, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सभी क्या है, स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि वो जो क्रिया की विशेषता हम बता रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब दिशा के आधार पर, जैसे इधर इधर आओ, उधर जाओ, किधर जा रहे हो, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, ये सभी क्या है, हम दिशा को संकेत कर रहे हैं। यानी जो भी क्रिया कर रहे हैं उसकी विशेषता हम बता रहे हैं, तो दिशा के आधार पर उस तरह से हम दे सकते हैं। फिर दूसरा जो आता है इसमें वो आता है कालवाचक। कालवाचक यानी टाइम पीरियड के आधार पर हम बता सकते हैं। जैसे आज, कल, परसों। जैसे हम अगर कहीं बात करें कालवाचक, अगर कालवाचक में अगर बात करें तो इसमें भी कई आधारों पर हम देख सकते हैं, इसमें भी कई आधार पर देख सकते हैं। जैसे आज, कल, परसों, फिर कह सकते हैं कि अभी, तुरंत, ये सभी क्या है, एक समय को संबोधित कर रहा है। तो वैसे हम कह सकते हैं कि ये भी जो है वो किसी क्रिया को ही बता रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ विशेषता हमको बता रहा है। जैसे अगर कल की अगर बात करें कि हम ये कार्य कल करेंगे, यानी कह सकते हैं कि ये कल के बारे में बता रहा है। परसों या तो अभी, तुरंत, ये सभी क्या है, कह सकते हैं कि कालवाचक की विशेषताएं हैं। तो ये क्रिया विशेषण के कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स के रूप में हम देख सकते हैं। फिर अगला जो आता है वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक कहने का अर्थ है कि किसी भी बारे में हम परिमाण, उसके बारे में हम बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, यह कह सकते हैं कि परिमाण के बारे में बता रहे हैं। जैसे बहुत, जैसे हमने बोला कि बहुत, खूब, खूब, थोड़ा, थोड़ा, जरा, ये सभी क्या है, ये सभी परिमाणवाचक के रूप में हम देख सकते हैं। उसी तरह से अगर रीतिवाचक की अगर बात करें, जैसे ऐसे, कैसे, शायद, तो, ही, भी, इस तरह से तक, मात्र, ये सभी जो है वो कह सकते हैं कि रीतिवाचक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो वो क्रिया विशेषण के हम एग्जाम्पल्स के रूप में हम मान सकते हैं। अगला यहाँ पे क्या है कि अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। यानी यहाँ पे बोल रहा है किन्हीं 5 मुहावरों का अर्थ लिखकर इन वाक्यों में प्रयोग करें। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पे मुहावरा लिखा गया है, इनमें से आपको 5 का बताना है। यहाँ पे कह सकते हैं कि 7 को टोटल लिखा हुआ है, 7 में से 5 मुहावरों का अर्थ बताना है आपको। अब यहाँ पे क्या है कि आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, आप क्या है कि सभी के आंसर करना शुरू कर दिए।
तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में भी ध्यान हमें देना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ पे ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि किन्हीं 5 मुहावरों का अर्थ आपको बताना है, जैसे उठा न रखना, खेत रहना, गूलर का फूल होना, नाच नचाना, तीन तेरा होना, नाक रगड़ना, गर्दन उठाना। ये सभी के बारे में आपको, मुहावरा के बारे में आपको ये सभी का जवाब देना था। तो ये कह सकते हैं कि ये कॉमन कॉमन से मुहावरे हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं ऐसे भी। जैसे है नाच नचाना, यानी कह सकते कि परेशान करना। तीन तेरा होना, अब तीन तेरा होना यानी नहीं बोलते कि तीन के तेरा होना, यानी कह सकते कि कम के जगह पे ज़्यादा खर्च होना, तीन का तेरा होना, तो ये भी हम मान सकते हैं। नाक रगड़ना, यानी कह सकते कि बहुत ज़्यादा परेशान होना, जैसे किसी के सामने नहीं कोई बोलता कि हम तुम्हें नाक रगड़ा देंगे, यानी तुम्हें हम बहुत परेशान करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि नाक रगड़ना यानी बहुत परेशान होना। ये सभी क्या कि कॉमन से मुहावरे हैं, ये सभी के आंसर आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये पहला। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि कुछ निम्नलिखित वाक्य लिखा हुआ है, इसमें से वाक्यों में से आपको बताना कि अशुद्ध वाक्यों में किन्हीं 5 को शुद्ध कीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ वाक्य लिखा हुआ है, जैसे हम देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 वाक्य है, इनमें से आपको 5 का आंसर करना है। ये सभी कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ अशुद्ध है, इसमें से आपको क्या करना है कि कुछ इसको वाक्यों को शुद्ध करके और इसका सही आंसर आपको बताना कि इसको सही हम कैसे लिखेंगे। जैसे आगे लिखा हुआ कि मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, तो ये पे कह सकते हैं कि ये भी सेंटेंस जो वो सही नहीं है। उस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, तो ये भी कह सकते हैं कि उस समय, पहले तो ये बात कर रहा है उस समय, तो यहाँ पे है नहीं होगा, क्योंकि जब हम उस समय की बात कर रहे हैं तो उस समय क्या था, उस समय है नहीं, है तो वर्तमान हुआ, तो यहाँ पे भी ये कह सकते हैं कि ये भी गलत सेंटेंस है। आपका भविष्य दिए हम तो अवश्य ही आएंगे, तो ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंस उतना अच्छा नहीं है। मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, कह सकते हैं कि ये सारे जो वो सेंटेंस कुछ ना कुछ गलत है। तो ये सभी सेंटेंस को आपको सुधार करके और 5 सेंटेंस को आपको 5 का आंसर करना था यहाँ पे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगला जो है वो कह सकते हैं कि एक पैसेज पूछा गया है, पैसेज के बारे में पूछा गया है और पैसेज का आंसर आपको बताना था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पैसेज लिखा हुआ है और पैसेज के बारे में आपको ये पैसेज पूरा शीर्षक का देते हुए संक्षेपण कीजिए, ये इसके बारे में आपको बताना था। आगे चलते हैं। ये कह सकते हैं कि टोटल 50 क्वेश्चन, कह सकते हैं कि 50 अंकों के ये हिंदी के पेपर थे। अगला हम बात करने वाले हैं वो हम देखते हैं इंग्लिश के। इसी में 50 अंक के कह सकते हैं कि अगला जो पेपर है, अगला पेपर जो है वो 50 अंक के इंग्लिश का पेपर है। तो पहले हमने ए में क्या देखा, ए में हमने हिंदी देखा और हिंदी के कह सकते हैं कि 50 अंकों के हिंदी के क्वेश्चन हमने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा था। अब हम बी पार्ट में हम देखते हैं, बी सेक्शन में जो है वो इंग्लिश का है। बी सेक्शन में इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, तो इंग्लिश में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि कुछ निर्देश जो दिया गया है कि आपको इन निर्देशों के आधार पर ही प्रश्नों को हल करना है। इसमें लिखा हुआ है कि आउट ऑफ टोटल मार्क्स 100, मार्क्स फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट इज 50 एंड हिंदी सब्जेक्ट इज 50, यानी कह सकते हैं कि इंग्लिश के 50 अंक है और हिंदी के 50 अंक है। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम है। ये पेपर कह सकते हैं कि पेपर 1। फिर इसमें बोला गया कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्नों के आंसर आपको करना कंपलसरी है। मार्क्स आर अलॉटेड इन द मार्जिन, अब कह सकते हैं कि ये मार्क्स, कह सकते हैं कि मार्क्स बेसिस उनके आधार पर कह सकते हैं कि दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है राइट आंसर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट इन रोमन स्क्रिप्ट, जो आपको इंग्लिश जो लिखना है वो रोमन लिपि में लिखना है और हिंदी जो लिखना है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में यानी देवनागरी लिपि में लिखना है। सबसे पहले जिस तरह से हमने हिंदी में देखा था कि वहाँ पे निबंध, जिस तरह से सबसे पहला क्वेश्चन था जो था वो निबंध के बारे में पूछा था, उसी तरह से इंग्लिश में भी जो पूछा गया है यहाँ पे भी एक ऐसे पूछा गया है। सबसे पहले ये भी कह सकते कि 400 वर्ड्स में आपको लिखने थे। जैसे सबसे पहला जो ऐसे पूछा है वो है द नाइट बिफोर एन एग्जामिनेशन। द नाइट बिफोर एन एग्जामिनेशन, हम जानते कि परीक्षा की जो पहली रात होती है, यानी कह सकते कि कोई भी परीक्षा देने अगर हम कल जा रहे हैं तो उसके पहले जो आज की रात है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके बारे में आपको एक ऐसे लिखना था। अगला जो है वो टूरिज्म इन झारखंड, यानी कह सकते कि टूरिज्म इन झारखंड, इसके बारे में आपको बताना था।
कि क्या टूरिज्म की व्यवस्था है, क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि संभावनाएं हम देख सकते हैं कि टूरिज्म की, ये सभी के बारे में आपको लिखना था। यानी टूरिज्म के बारे में आपको बताना था कि झारखंड में जो है वो टूरिज्म के क्या क्या साधन हैं, कहाँ पे कितनी व्यवस्थाएं हैं, उनके घूमने के कौन कौन से स्थान हैं, ये सभी के बारे में आपको लिखना था, ये ऐसे लिखना था। अगला जो ऐसे है वो है यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ इंटरनेट। पहले क्या है कि इंटरनेट हमारे लिए एक अच्छा साधन है, लेकिन इसका यूज भी है तो इसका मिसयूज भी है। ये दोनों के बारे में आपको कह सकते हैं कि एक इसको हम सही ढंग से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको गलत तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों के बारे में, इससे कुछ होने वाले फ़ायदे भी आपको बताने हैं और इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी आपको बताने हैं। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको ऐसे में बताना था। उसके बाद अगला जो है वो है एन इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी। यानी जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो उसे हम इंटरेस्टेड जो है वो कह सकते हैं कि उसके बारे में आपको एक जर्नी के बारे में, जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आप उसके बारे में आप ऐसे लिखना था। तो ये चार में से कोई एक लिखना था, तो आप आसानी से कोई भी एक छांट करके आप लिख सकते थे। और आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल वेयर एवर नेसेसरी। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और यहाँ पे आर्टिकल जो वो आपको भरने थे। तो ये कह सकते हैं कि आगे क्वेश्चंस है और इसके बारे में आपको आंसर्स करने थे। फिर अगला जो सवाल पूछा गया है वो है करेक्ट एंड राइट री राइट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी इसमें से जो भी दिया हुआ है आपको, जो भी 7-8 दिया हुआ है उसमें से 5 का आंसर आपको करना था। इफ अ सेंटेंस इज ग्रामेटिकल, या तो कह सकते हैं कि मेंशन, जो भी इसके बारे में आपको बताना है इसमें 5 का आंसर इसको देना था। इसका कह सकते हैं कि जो भी 7 या 8 क्वेश्चन हैं उनमें से आपको 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करना था। अगला अगर देखा जाए तो अगला में जो दिया हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यू मे इंक्लूड एन ऑक्सिलरी वर्ब अलोंग विथ इट और रिक्वायर्ड अटेम्प्ट एनी 5। यहाँ पे भी 5 का कह सकते हैं कि 7 में से 5 का आंसर आपको करना था। यहाँ पे सभी के बारे में आपको जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ उसके आधार पर यहाँ पे क्या है कि करेक्ट करना था। उसके बाद अगर हम अगला अगर इसमें देखें तो अगला जो इसमें पूछा गया है वो कह सकते हैं कि एक पैसेज है। अगला जो है वो इंग्लिश का एक पैसेज है, तो पैसेज के बारे में सबसे पहले आपको पढ़ना था और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको करने थे। फिर उसके नीचे दिया हुआ कि मेक अ प्रेसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिवन सुटेबल्स, कह सकते हैं कि जो भी एग्जाम इसका आंसर होता वो आंसर के बारे में आपको बताना था। तो ये कह सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो टोटल पेपर 1 के क्वेश्चंस थे, जिसको ये कह सकते हैं कि ये सारे प्रश्नों को हमने दिखा दिया। अगर आप इनके पीडीएफ अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल जीके मिलीनियर्स कह सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इन सभी के पीडीएफ जो वो आसानी से मिल जाएगा। तो आप आसानी से हमारे चैनल के कह सकते हैं कि जा सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ पे क्या कि टेलीग्राम में हम सारे पीडीएफ जो भी पीडीएफ होते हैं वो सारे क्लास का पीडीएफ हम वहाँ पे सेंड करते हैं, तो वहाँ से आपको सारे पीडीएफ जो वो आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस जो वो आप सभी को समझ में आया होगा। और इसी तरह से कह सकते हैं कि अगला भी जो आपका 7th जेपीएससी होने वाला है, या तो कह सकते हैं कि जो भी 7, 8, 9, 10th जो भी है, 7th, 8, 10th, 9, 10th जो भी है, ये कह सकते हैं कि 4 जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम होने वाला है। और डेट आपका है 2 मई। तो 2 मई का जो डेट है इसमें कह सकते हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है। पहले ये प्रीलिम्स होगा यानी पीटी एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, पीटी के बाद मेंस होगा। तो मेंस का देखना होगा, पहले तो पीटी आपको तैयारी करना है, पीटी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ ही साथ अगर झारखंड जीके यानी पेपर 2, हम जानते हैं कि झारखंड जीके से कई सारे यहाँ क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल सकता है। जैसे टोटल हम जानते हैं कि पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 1 में 10 क्वेश्चंस होते हैं झारखंड के। यानी टोटल अगर देखा जाए तो 110 से 115 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ झारखंड जीके के ही होते हैं 200 में से। तो ऐसे में क्या है कि झारखंड जीके का वेटेज जो होता है वो पीटी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या है कि अगर आप झारखंड जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आसानी से वहाँ से कह सकते हैं कि सारे क्लास को आप देखने के बाद आपको बिल्कुल ही कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप आसानी से वहाँ से सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अगला पेपर भी हम इसके बाद हम अगला पेपर 2 को हम अपलोड करेंगे। बहुत जल्द ही हम अगला पेपर 2 को अपलोड करेंगे। फिर पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, ये सभी पेपर्स को हम एक एक करके सभी पेपर को अपलोड कर देंगे। आप आसानी से वहाँ से देख लेंगे।